कैसे हैं आप सब? नमस्कार कोलकाता, केमन आछो छो भाई? तो सबसे पहले आप बताइए मेरे बंगाली को कितने नंबर देंगे आप? 13 10? खूब भालो। चलिए, बहुत बहुत अच्छा लग रहा है आज आप सभी के बीच आके। बहुत प्यारी ऑडियंस है। मैं अभी कुलदीप सर के साथ बैक स्टेज थी और मैं यही कह रही थी, सर कितने प्यारे लोग हैं, कितने कितने मीठे लोग हैं आप। एंड तभी यहाँ आके समझ आया कि आपको सिटी ऑफ जॉय क्यों कहा जाता है। तो आप सबकी वाइब्रेशंस को देख के, इस एटमॉस्फेयर को देख के मैं चाहूंगी एक बार हम सभी ये जो फ्रंट लाइनर्स एक बार जोरदार तालियां बजाएं। हमारे सभी 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 बंगाल से जो है बैठे एक बार जोरदार तालियां अपने लिए बजाएं। यू गाइस आर वेलकम। बहुत 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 जबरदस्त एनर्जी है आप सभी की। एंड आपको देख के मेरे अंदर से ना कुछ शब्द निकल रहे हैं। बोल दूं? बिल्कुल, आप ये देखो अंदर से जुबान तक आ गए हैं। बोल दूं? पक्का? आप ही तुम्हारे बालो भाषी कोलकाता, आप ही तुम्हारे बालो भाषी। थैंक यू सो मच फॉर सच अ वार्म वेलकम। बहुत प्यारे स्वागत के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो मैंने कोई और शूट की थी, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे एक कहते हैं कुछ चैलेंज आ गया, वो वीडियो चल नहीं पाई। हो सकता था मैं ऊपर आती तो थोड़ा नर्वस होती, कॉन्फिडेंस टूटता, क्योंकि कुछ माइंड में सोच रखा था और यहाँ पे चलाना था, वो चल नहीं पाया। लेकिन मैं वेस्टिजियन हूँ, मुझे पता है कि चैलेंज के बिना तो लाइफ नहीं चल सकती। कैसा लोग मानते हैं आप? चलिए, सो थैंक यू सो मच वंस अगेन इतने प्यारे वेलकम के लिए। कोलकाता आना ये मेरा सेकंड टाइम हुआ है एंड कोलकाता आना हमेशा से मेरा एक ड्रीम रहा। एंड वेस्टीज की वजह से आज मैं फ्लाइट से कोलकाता आई, तो मैं चाहूंगी एक बार वेस्टीज प्लेटफॉर्म के लिए जोरदार तालियां बजाएं। एक ऐसा प्लेटफॉर्म जिसने ना कि केवल मेरी जिंदगी को बदला, लेकिन मेरे जैसे लाखों लोगों की जिंदगी को बदला। यस और नो? तो क्या आप अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं? चाहते हैं स्टेज पे आना? चाहते हैं आप एक यूथ आइकॉन की तरह पूरा इंडिया ट्रैवल करना और मजे की बात बताऊं, वो भी फ्री में? चाहते हैं आप? आपको पता है एयरपोर्ट से लेके यहाँ तक आने के लिए भी वेस्टीज कैब प्रोवाइड करती है एंड इतना प्यारा लाइफस्टाइल यहाँ पे मिलता है। चाहते हैं आप ऐसी जिंदगी जीना? आप चाहते हैं दीपक सर के साथ ट्रैवल करना? मजा नहीं आया, शोर नहीं दिख रहा मुझे। दीपक सर के साथ ट्रैवल करना चाहते हैं? A man who is a walking encyclopedia। मैं तो उनको walking encyclopedia कहती हूँ बिकॉज हर एक सेकेंड आपको कुछ सीखने को मिलता है। तो अगर आप अपनी जिंदगी को बदलना चाहते हैं, इस मंच पे आना चाहते हैं, तो मेरी आज की बात आपको बहुत ध्यान से सुननी होगी। सुनेंगे? पक्का? क्योंकि जब तीसरा स्पीकर आता है ना तो थोड़ी थकान हो जाती है, थोड़ी नींद सी आने लगती है। नींद तो नहीं आ रही? तो जाग जाइए। नींद आना, थकना आज बिल्कुल मना है, क्योंकि स्टेज से कही गई कोई ऐसी बात आपकी जिंदगी को बदल सकती है। यस और नो? तो साथ देंगे मेरा? रिस्पॉन्स बनाए रखेंगे? ऊपर वाले लोग साथ है मेरे? एक बार ऊपर वालों के लिए जोरदार तालियां हो जाए यार। बालकनी में बैठ के सुनना और कॉन्सेंट्रेट करना भी आसान बात नहीं है। यस और नो? चलिए, सो आज दीपक सर ने मुझे मौका दिया है कि मैं अपनी स्टोरी यहाँ साझा करूँ आपके साथ। कुछ फंडामेंटल्स मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर करूँ, लेकिन स्टोरी बताने से पहले थोड़ा सा अपना बैकग्राउंड मैं आपको बताना चाहूंगी। मेरा जो जन्म हुआ वो दिल्ली शहर में हुआ, जैसे शंकर जी सर ने बताया, और मेरा जो जन्म हुआ एक बहुत ही समृद्ध परिवार में हुआ, बहुत ही वेल ऑफ फैमिली से मैं बिलोंग करती हूँ। बचपन से लेके जिस भी चीज की मैंने इच्छा की, मेरे पेरेंट्स ने मुझे वो प्रोवाइड की। कभी भी ऐसा नहीं हुआ, अगर मैं अपना बचपन याद करूँ, तो मैंने किसी चीज की डिमांड करी और मुझे ना मिली, ऐसा कभी नहीं हुआ। जिस भी चीज पे मैं हाँ करती थी वो चीज मेरे घर आ जाती थी 24 घंटों के अंदर। रोना धोना ये मेरी डिक्शनरी में नहीं था। मेरे फादर एक बहुत ही बड़े बिजनेसमैन रहे, ठेकेदार, अगर आप समझते हैं कंस्ट्रक्शन लाइन से उनका बिजनेस था, बिल्डर रहे। तो एक स्ट्रॉन्ग बिजनेसमैन, और आज से 15 से 20 साल पहले जो मेरी फैमिली इनकम रहा करती थी वो लगभग कुछ 3 से 4 लाख के आसपास थी मंथली। 3 से 4 लाख की इनकम आप सोचिए किसी की महीने की हो, तो वो एक, मुझे नहीं लगता उसको मिडिल क्लास कहा जाता है, वो एक हायर मिडिल क्लास में आता है। यस और नो? तो जो भी सुख सुविधा मैं एक्सपेक्ट कर सकती थी वो मेरे मिलने से, मांगने से पहले मुझे प्रोवाइड कर दी जाती थी। बचपन से गाड़ियां देखी, स्कूल जाना तो गाड़ी में छोड़ना। मेरे जन्म से पहले मेरे फादर के पास एम्बेसडर कार थी। मैं जब पैदा हुई तो उन्होंने मारुति 800 ली। जब मैं स्कूल में गई तो उन्होंने मारुति सुजुकी जेन ली, और ये तब के टाइम की लग्जरी कार्स में काउंट होती है। यस और नो? यानी कि
जहां तक जिस स्कूल में मुझे डाला गया वो भी मेरे घर से केवल 300 मीटर के डिस्टेंस में था। कभी सुना आपने किसी का स्कूल 200 मीटर 300 मीटर दूर हो? उसमें भी मैं लेट अटेंडेंस में मार्क होती थी, इतनी मैं बिगड़ी हुई लड़की थी। 300 मीटर दूर स्कूल में क्यों डाला गया? इसलिए डाला गया कि मेरे बच्चे को तकलीफ ना हो। ऐसा नहीं था कि 4-5 किलोमीटर के रेडियस पर स्कूल नहीं थे, बहुत अच्छे स्कूल्स थे, कम फीस भी थी उनकी, लेकिन मेरे पापा का ये कहना था कि जब सर्दी होगी तो मेरे बच्चे को 1 घंटा जल्दी उठना पड़ेगा और स्कूल बस के धक्के खाने पड़ेंगे, मेरे रहते हुए मेरा बच्चा बस में नहीं बैठेगा। तो 300 मीटर दूर स्कूल में डाला, वहां भी गाड़ी छोड़ने जाती थी, गाड़ी लेने आती थी। मैं इतना डिटेल में आपको ये सब क्यों बता रही हूँ, क्योंकि मेरी बात को शायद सुन के आप समझ पा रहे होंगे कि मेरे लिए जो मेरी जिंदगी बनाई गई, मेरी जो अपब्रिंगिंग करी गई, वो बहुत ही आसान बनाई गई। मुझे बार बार याद दिलाया जाता था कि पापा हैं, सब कुछ कर लेंगे, तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं। मैं जब भी मम्मी पापा के रूम को क्रॉस करती थी, अक्सर पापा मम्मी आपस में बात करते थे और हमेशा मेरे पापा मेरी मम्मा को कहते थे, मेरे बड़े भाई हैं, इनका नाम अंकित है, 6-7 साल का हमारे बीच में अंतर है, तो पापा कहते थे कि जब अंकित और आकृति बड़े हो जाएंगे तो दोनों बच्चों के लिए मैं एक शोरूम खोलूंगा और दोनों बच्चे हेल्पर्स लगा दूंगा, बिजनेस सेटअप करके दूंगा, जब तक उनका बाप बैठा है उन्हें जॉब नहीं करनी पड़ेगी, मेरे दोनों बच्चे बैठ के पैसे गिनेंगे। तो आप कह सकते हैं पापा की परी, डैडीज प्रिंसेस वाली लाइफ मैंने एंजॉय की। लेकिन एक कहावत है, कोटेशन है कि डेस्टिनी हैज इट्स ओन प्लान्स, नियति की अपनी योजना होती है। यस और नो? दो मैं बहुत ज्यादा इसमें नहीं मानती, मुझे लगता है इंसान अपनी नियति खुद लिख सकता है, लेकिन कुछ चीजें आपके वश में नहीं होती, कुछ चीजें आपके कंट्रोल में नहीं होती, कुछ चीजें आपकी जिंदगी में ऐसी घटित होती हैं जो आपके वश में नहीं होती, लेकिन उनके घटित होने के बाद, उनके हो जाने के बाद जो आपका एटीट्यूड होता है, जो आपका बिहेवियर होता है, वही आपका फ्यूचर बनाता है। यस और नो? मैं 12 वर्ष की हुई जब मुझे पता चला कि मेरे फादर को ईसोफेगस फूड पाइप में कैंसर है। जब तक हमें उस कैंसर के बारे में पता चल पाता, वो कैंसर ऑलरेडी 3rd स्टेज पे आ चुका था। 3rd स्टेज कैंसर, 1 साल तक मेरे फादर बेड पे थे, बेड रिडन थे। अब आप सोचिए कि इंसान जो सेल्फ एम्प्लॉयड बिजनेस करता है, 1 साल तक अगर वो बेड पर आ जाए तो क्या उसकी आमदनी आएगी? 1 साल तक मेरे पापा बेड पे फाइट करते रहे, घर में कोई इनकम सोर्स नहीं था, सिर्फ आउटगोइंग था। मेरी उम्र बहुत कम थी, मैं केवल 12 साल की थी, 12 साल मेरी उम्र रही होगी, मुझे ज्यादा चीजें समझ नहीं आती थी, लेकिन मैं देखती थी कि मम्मी और भैया पूरे दिल्ली एनसीआर के हर अस्पताल में भागते, मेरे पापा का इलाज कहीं से हो जाए। 6 महीने हुए, इलाज हुआ, और मेरे फादर क्योंकि कंस्ट्रक्शन लाइन से थे तो बहुत ही रफ एंड टफ पर्सनालिटी थी उनकी। 6 फीट हाइट, टॉल, डार्क, हैंडसम, बिल्कुल लीन एक फिगर उनकी थी। दिन में कम से कम 3 किलोमीटर पैदल चलते थे, दिन में 2-2 बार नहाना, ऐसी पर्सनालिटी। और 6 महीने जब उनका ट्रीटमेंट हुआ, 6 महीने के बाद उनका निचला हिस्सा पैरालाइज हो गया। मैं रात को जब सोती थी, मैं हमेशा उनके रूम में आ जाती थी। मुझे मम्मा बोलती थी कि तू डिस्टर्ब मत कर, अपने रूम में जाके सो, लेकिन मैं उनके पैरों के पास बैठती थी, वहीं सो जाती थी रात को, और मैं उनके पैरों को छू के बस एक ही बात बोलती थी कि भगवान जी इन्हें चला दो, इन्हें किसी तरीके से चला दो। 6 मंथ्स, 1 साल बीता, बहुत फाइट किया मेरे फादर ने, बट दिसंबर तक आते आते उनका देहांत हो गया, उनकी डेथ हो गई। जिस दिन मेरे फादर की डेथ हुई से लेके अगले 100 दिन के अंदर जिंदगी ने मुझे ही नहीं, केवल मेरी मदर को, मेरे ब्रदर को बहुत चपेड़े मारी। मैं ये वर्ड क्यों यूज कर रही हूँ, इतना हार्ड वर्ड, क्योंकि इससे बेटर मेरे पास शायद कोई शब्द नहीं है एक्सप्रेस करने का कि उस समय हमारे ऊपर क्या बीती। इस 100 दिनों के अंदर एक 13 साल की लड़की को यह समझ आ गया कि अगर तेरे जेब में 2 पैसे नहीं है ना तो लोग तेरे को मुंह नहीं लगाएंगे। एक 13 साल की लड़की को यह समझ आ गया कि अगर एक पावरफुल इंसान आपकी जिंदगी से चला जाए तो तुम्हारी समाज में कोई औकात नहीं है। और यहां से पहला मैसेज मैं आपको देना चाहूंगी, जब भी लाइफ में कोई परिस्थिति आए जहां आपको लगे कि यार सब खत्म हो चुका, जब भी लगे कि यार इससे बुरा मेरे साथ अब क्या होगा, चैलेंजेस आते हैं, जब भी आपको लगे कि यार अभी डेड एंड है, लाइफ इज ओवर, हमेशा जिंदगी आपको 2 मौके देगी। पहला, घुटने टेक दो, गिव अप, और रोज अपनी किस्मत को कोसो और एक फेलियर स्टोरी बना लो, और रोज अपने घर वालों को, अपने माता को, अपने पिता को, अपने बीवी को, अपने बच्चों को रोज सुनाओ कि क्यों मैं लाइफ में कामयाब नहीं हो पाई, क्यों मैं लाइफ में कामयाब नहीं हो पाया। दूसरा,
गिरो, उठो, किस्मत से लड़ो, खुद को प्रूव करो और अपने सपनों को पूरा करो। वाओ! मैंने दूसरे ऑप्शन का चुनाव किया, इसीलिए आज इस मंच पर मैं खड़ी हूं और आप टिकट खरीद के मुझे सुनने आए। आप टिकट लेके मुझे सुनने आए हैं क्योंकि दूसरे ऑप्शन का मैंने चुनाव किया। बहुत फाइट किया और हमने वहां से डिसाइड किया अब करेंगे रीस्टार्ट। क्या करेंगे? रीस्टार्ट। हमने लाइफ को रीस्टार्ट किया। इमोशनली हम डिवास्टेटेड थे, फाइनेंशियली हम जीरो पे थे। मेरा भाई मेरे से 6 साल बड़ा था और उसने कहा मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लूंगा, उसने जॉब स्टार्ट की। मेरे भाई की पहली सैलरी थी 20,000 रुपए। मेरे फादर कितना कमाते थे? 3 से 4 लाख। और हम कहाँ आ गए थे? 20,000 रुपए। मैं नहीं कह रही 20,000 ज्यादा है कम है, मुझे नहीं पता 20,000 में घर चलता है कि नहीं, लेकिन जिसको 3 लाख में रहने की आदत हो, आप समझ सकते हैं वो 3 से 4 साल मेरी लाइफ के बहुत पीड़ाजनक थे। इससे पेनफुल टाइम मैंने अपनी जिंदगी में कहीं नहीं देखा। जैसे तैसे मेरा स्कूल फिनिश हुआ, मेरा कॉलेज स्टार्ट हुआ। इन 4-5 सालों के अंदर मैं बहुत मैच्योर हो चुकी थी। उम्र मेरी 17-18 साल थी, लेकिन मैं सोचती 25 साल जैसी लड़की जैसी थी। मैं चुप रहती थी घर में, बहुत ऑब्जर्व करती थी, बहुत ऑब्जर्व करती हूँ मैं आज भी। मैं रोती थी लेकिन अपने कमरे में जाके रोती थी कि मम्मा के सामने नहीं रोना, उन्हें वीक नहीं करना। मैं अपनी माँ को देखती थी, ऑब्जर्व करती थी, उन्हें बोलती नहीं थी कुछ जाके। एक रानी जैसी लाइफ मेरे फादर ने मेरी मदर को दी थी। दिल में बस एक ही बात आती थी कि माँ मैं इतनी मेहनत करूंगी, इतनी मेहनत करूंगी कि जिस चीज पे तो हाथ रखेगी ना, तेरी बेटी उसे लाने की औकात बनाएगी। खुद से बात करती थी कि मैं करूंगी यार, कुछ करूंगी। मैं डायरी में लिखती थी कि मैं बड़ा करूंगी। एंड कहते हैं मैनिफेस्टेशन में बहुत ताकत होती है। मानते हैं मैनिफेस्टेशन में? मैं मानती हूँ कि यूनिवर्स सब देख रहा है, सब कुछ देख रहा है। भगवान ने एक रास्ता बनाया, मेरी जिंदगी में डायरेक्ट सेलिंग आई। 18 साल की मेरी उम्र, मैं बहुत ब्लेस्ड फील करती हूँ कि बहुत यंग एज के अंदर डायरेक्ट सेलिंग मेरी जिंदगी में आई। बहुत खुशनसीब मानती हूँ कि ये बिजनेस मेरी जिंदगी में आया, लेकिन बहुत बदनसीब मानती हूँ कि मेरी जिंदगी की शुरुआत वेस्टीज से नहीं हो पाई। डायरेक्ट सेलिंग के नाम पे मेरी जिंदगी की शुरुआत हुई एक बाइनरी कंपनी के साथ, एक बाइनरी प्लान के साथ। तब क्योंकि उम्र बहुत कम थी, सही क्या है गलत क्या है इसका फर्क मुझे पता नहीं था। तब सरकार की कोई गाइडलाइंस नहीं आई थी, प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस करना चाहिए, रीपर्चेजेबल प्रोडक्ट होना चाहिए, बातें पता ही नहीं थी। तो जो मिला मैंने करना शुरू कर दिया। सर मैं ऐसी कंपनी में ज्वाइन हुई जिसमें ना प्रोडक्ट था, ना ऑफिस था, ना कंपनी का कोई एम्प्लॉय था, और हर 6 महीनों के अंदर कंपनी अपना प्लान बदलती थी। और मैं पार्कों में बैठ के प्लान दिखाती थी। किस पे बैठती थी? पार्क में। जमीन पे बैठती थी, घास पे बैठती थी, मिट्टी पे बैठती थी। सुबह शाम रात, सुबह दोपहर शाम रात, सुबह दोपहर शाम रात मैं प्लान दिखाती थी। 17-18 साल मेरी उम्र थी और मैं रोज लोगों को पार्कों में मिल रही हूँ। रोज नए नए लड़के आ रहे हैं, नई नई लड़की आ रही है, मेरे से प्लान सुन के जा रहे हैं। अब जाहिर सी बात है, अगर मैं अपनी कॉलोनी के पार्क में यूं इस तरीके से लोगों से मिलूंगी तो मैं नोटिस हो जाऊंगी। यस और नो? तो लोगों का क्या काम है? क्या करते हैं लोग? बातें बताते हैं। बातें बनाते हैं, लोगों ने बातें बनानी शुरू की। और जब यंग एज में आपके फादर का देहांत होता है तो आप सोसाइटी के लिए सॉफ्ट टारगेट बन जाते हो। यस और नो? तो लोगों ने बहुत कुछ बोला कि वर्मा जी की बेटी तो हाथ से निकल गई है, मुंह काला कराएगी, अनाप शनाप, शायद मैं स्टेज से बातें नहीं बोल सकती अभी, बहुत कुछ बोला। और ये सब बातें मेरे घर तक पहुंचेंगी। मेरे घर पे पहुंची, मैं कॉलेज थी, मुझे फोन आया घर से कि तू घर आ जा, आज कुछ बात करनी है। मैं रोते रोते घर गई, बिकॉज कहीं ना कहीं मुझे पता था आज तो मेरी लगनी है। अभी तो आपको हंस के बता रही हूँ, लेकिन उस समय मेरी क्या दिशा थी मैं एक्सप्रेस भी नहीं कर सकती। बहुत सारी फीमेल्स यहाँ बैठी हैं, यस और नो? मुझे पता है मिस्टर ऑफ मिलान और SF9 में तो जबरदस्त सेल करती है। एक बार जोरदार तालियां हो जाए अभी सभी फीमेल्स के लिए, जोरदार तालियां मेल्स बजाए फीमेल्स के लिए। एक फीमेल के लिए इस बिजनेस के जो चैलेंजेस हैं वो मेल काउंटर पार्ट से बहुत अलग है। यस और नो? मैं घर पहुंची, मेरी माँ ने कहा कि तू बिजनेस कर रही है ना लोगों का अमीर बनाने का, हमें सुनने में आया, हमें नहीं कराना। तेरे पास एक ऑप्शन है, तू कॉलेज चली जा, और अगर तू कॉलेज नहीं गई तेरा नाम कटवा के घर बिठा देंगे, शादी करा देंगे, तुझे पढ़ाना नहीं हम नहीं पढ़ा सकते। और यूं हाथ जोड़ के मेरी माँ ने कहा और दर्द मत दे। क्या बोला? और दर्द मत दे। जैसे कि पता नहीं मैं क्या करके आई। बहुत कुछ और बातें बोली, मैं रो पड़ी, लेकिन मैं इमोशनल फूल नहीं बनी। मैं लगी रही, मैं डटी रही, रोज प्लान दिखाती रही। क्यों? मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना।
या तो बहाने बना लो या पैसा, दोनों साथ नहीं बन सकते। क्या बोला मैंने? या तो बहाने बना लो या पैसा, दोनों साथ नहीं बन सकते। एक्सक्यूज नहीं बनाया मैंने, रोज काम किया। मैं प्लान दिखाती थी दिन के एवरेज 4-5 प्लान, 4 प्लान मेरे मिनिमम होते थे। मैं कॉलेज से निकलती थी बहाना लगा के, प्रॉक्सी लगा के, अटेंडेंस का जुगाड़ करके, डिस्टिंक्शन से कॉलेज में टॉप भी किया। क्योंकि जब आपकी नीयत सच्ची होती है ना, भगवान नीचे आके रास्ता बना देता है। मानते हैं आप? मेरी नीयत बहुत सच्ची थी। मैं कॉलेज से निकलती थी, प्लान दिखाती थी, घर पहुंचती थी 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे। मेरी माँ के मिस कॉल आते थे 10, 12, 13, 14, 15। ये तो वार्म अप कॉल्स हैं, 20-25 तक पहुंच जाते थे। मैं प्लान दिखा रही हूँ और मैं फोन उल्टा करूँ आईडी बनाने के लिए और देखा 12 मिस कॉल, 15 मिस कॉल। मैं उठा के बोलूँ क्या? मैं घर जाती थी, खाने को रात को डिनर नहीं मिलता था, गालियां मिलती थी। बनाई अमीर, बहुत ऐसी बातें जो चुपती थी यहाँ पे। कमरे में जाके मुझे रोना आता था, लेकिन मैं कभी वीक नहीं पड़ी, क्योंकि मुझे पता था आज मेरे पास रिजल्ट नहीं है, इसीलिए बातें बोली जा रही है। यस और नो? जिस दिन रिजल्ट आएगा, ये सभी लोग आपके सामने खड़े होंगे और आपके साथ सेल्फी लेने के लिए रेडी होंगे। सिर्फ रिजल्ट आने की देरी है। मेरे कॉलेज से मेरे सारे के सारे दोस्त निकलते थे शाम को घूमने जाते हैं ना, अपने अपने मिसेस, टू बी होने वाले मिसेस के साथ, टू बी मिस्टर के साथ। दिल्ली में उसे कहते हैं गेड़ी मारना, मुझे नहीं पता यहाँ क्या कहते हैं। गेड़ियां मारने निकलते थे लोग। शाम को फ्री हुए, मोमोज खाने जाएंगे, मूवी देखने जाएंगे। मेरे दोस्त बोलते थे कहाँ लगी हुई है यार, ये टाइम वापस नहीं आएगा। क्या बोलती है लोग? इतनी मेहनत मत कर, ये घूमने का टाइम है, ये एंजॉय करने का टाइम है। मैं उन्हें क्या बताऊं कि मैं सड़क पे मोमोज खाने को एंजॉयमेंट नहीं मानती, मैं स्विट्जरलैंड जाने को एंजॉयमेंट मानती हूं। थाईलैंड जाने का शॉर्ट टर्म पेन लिया। वो निकलते थे इस तरह, मैं निकलती थी मेट्रो स्टेशन, प्लान दिखाती थी, घर आती थी 9 बजे। मेरी माँ बोलती थी कराइए वारागर्दी। मैं उन्हें क्या बताऊं, वारागर्दी तो वो कर रही है और मैं तो किसी पार्टी में नहीं जाती। बोलती कुछ नहीं थी, खुद को बोलती थी। यहाँ पे पाला मैंने कि मैं अपने आप को प्रूफ करके। बुरा लगता है कि जिस इंसान के लिए आपके बिजनेस करो वही आपके सामने आके खड़ा हो जाए। हो सकता है आज आपके साथ भी कुछ ऐसा हो रहा हो सकता है आज आपके माता पिता इस बिजनेस में आपका साथ ना दे रहे हो। होता है? yes. किसके साथ हो रहा है? होता है? yes. हो सकता है आज आपकी हस्बैंड आपका सपोर्ट ना कर रही हो। होता है? yes. हो सकता है आज आपकी वाइफ आपका सपोर्ट ना कर रही हो। होता है? हो सकता है ये इन-लॉज आपका सपोर्ट ना कर रहे हो, आपके घर वाले सपोर्ट ना करे, आपके भाई बहन, आपके बच्चे आपको सपोर्ट ना करे। होता है? एक बात मेरी याद रखना, लिख के ले जाओ। सफर में अकेले चलने का जो दम रखते हैं, उन्हीं के पीछे दिन काफिले चलते हैं। अकेले तो चलना पड़ेगा बॉस। जितनी बड़ी सफलता उतनी बड़ी परीक्षा। ये स्टेज पे आना है ना, हजारों लोगों के सामने बोलना है ना, कीमत अदा करनी पड़ेगी। यस और नो? कीमत अदा करी, लगी रही 3-4 साल, बहुत पेन लिया, काम करती गई और 22 साल की थी जब इसी बिजनेस से छोटी सी गाड़ी लेके आई 7 लाख रुपए की। और इस गाड़ी में मैं अपनी खुद की डिग्री लेने गई। मैं डीटीसी बस में जाती थी अपने कॉलेज तक, 1 घंटा 1.5 घंटा मेरा सफर था। मैं जब चढ़ती थी तो लोग पैर पे पैर रख देते थे, बहुत पेन होता था, मेरे नेल टूटते थे, बहुत दर्द होता था। और मैं बस अपने आप को कहती थी एक दिन देखना मेरी गाड़ी आएगी। एक बार मेरी मम्मी ने मेरी डायरी पकड़ ली और मेरा बहुत मजाक बनाया। मुझे रोना आया, लेकिन मैं रोई नहीं उनके सामने। 800 लोगों को मैंने बुलाया, हॉल बुक कराया, मेरा नेटवर्क आया दिल्ली शहर के अंदर। माँ को स्टेज पे बुलाया, ये मेरे भाई हैं, मेरी मदर है, और स्टेज पर आकर उनको कान में बोला, जो गाड़ी है ना ये तुम्हारी बेटे की है, ये मैंने ले ली है। मेरी माँ को माइक दिया गया और बोला गया कि 2 शब्द आप कुछ कहें। मेरी माँ ने बस एक ही बात बोली, आई एम प्राउड ऑफ माय डॉटर। और उस दिन मुझे लगा कि मैंने सच में लाइफ में कुछ किया है। ग्रोथ आई, 5-6 साल लग गए, चेक 50-60 हज़ार भी नहीं था, क्योंकि मैं मेहनत तो कर रही थी लेकिन एक सही दिशा में मेहनत नहीं कर रही थी। आप सोचिए अगर मेरा ही 50-60 हज़ार रुपए का चेक है तो मेरी टीम में लोग क्या पैसा कमा रहे थे? कुछ भी नहीं कमा रहे थे। उस समय गाइडलाइंस आ गई, मुझे समझ आया कि एक सही कंपनी के साथ जुड़ना जरूरी क्यों है। मुझे समझ आया कि इंफ्रास्ट्रक्चर की क्या पावर होती है। आप सोचिए हमने 6 साल पार्क में काम किया, रेस्टोरेंट्स में काम किया। एक बार आप सोच के देखिए, वेस्टीज के 2500 से ज्यादा तो ऑफिस हैं।
9 देशों में आज हमारी कंपनी पहुंच चुकी है। सोच के देखिए, एक बार जोरदार तालियां हो जाए वेस्टीज के साथ। मुझे एक बात समझ आई कि मेरा जो नेटवर्क है उसमें हर बार 2-2 महीने में लोग छोड़ के क्यों जा रहे हैं, क्योंकि मैं एक ऐसे प्रोडक्ट पे काम नहीं कर रही हूँ जो रीपर्चेजेबल हो, रीयूजेबल हो। मैंने तलाश की कि करना तो अब डायरेक्ट सेलिंग ही है, लेकिन एक सही ऑर्गेनाइजेशन के साथ करना है। और मैं बहुत खुश नसीब थी, 2019 के अंदर सितंबर महीने में 10 सितंबर को मेरी वेस्टीज में आईडी लगी। 2019 10 सितंबर मेरा वेस्टीज के साथ मिलन हुआ। मुझे याद है जब सितंबर में मेरी आईडी लग रही थी, अगस्त महीने के अंदर मैं घर नहीं थी। लक्ष्मी नगर एक छोटा सा एरिया है हमारे दिल्ली में, वहां पर एक मैंने रूम रेंट पे लिया और पूरी रात पूरा दिन मैं और मेरी टीम वहां मीटिंग करते थे। जो मिलने आता था उनसे मिलते थे। पिछले 6 महीने जितने लोगों ने भी हमारे साथ ज्वाइन किया था सबका हमने फॉलोअप किया, उनको वेस्टीज के बारे में बताया, उनकी ताकत बताई, प्रॉपर प्लानिंग के साथ। 10 सितंबर को मैंने वेस्टीज के अंदर ज्वाइन किया 250 लोगों के साथ। कितने लोगों के साथ? 250। पहले महीने का रैंक स्टार डायरेक्टर, पहले महीने का चेक मेरा वेस्टीज में आया 1,40,000, 1,40,000 रुपीज। मुझे याद है 10 अक्टूबर को जब ये चेक आना था, मेरी डाउनलाइन का फोन आया सर, और मेरी डाउनलाइन ने कहा कि मैम बोनस चेक करो। मैंने कहा कैसे करते हैं, क्योंकि 3 अभी तो 1 महीना भी नहीं हुआ था मेरे ढंग से आए, हम तो कुछ जानते ही नहीं थे। मैंने चेक किया, बार मैं रिफ्रेश कर रही हूँ, 3 बार मैंने ऐप को अनइंस्टॉल करके इंस्टॉल किया कि ये गलती तो नहीं होगी। बट मुझे क्या पता था वेस्टीज तो बोनस देने में कभी गलती करती नहीं है। मैंने अपनी अपलाइन को फोन किया, मैंने कहा सर 1.5 लाख रुपए कहाँ से आ गए, ऐसा क्या कर दिया मैंने। 6 साल लगा दिए मैंने बाइनरी प्लान के अंदर, 60,000 रुपए मेरी इनकम नहीं थी, 1.5 लाख रुपए पहले महीने। सर ने कहा ये जनरेशन प्लान है बाबू भैया, एलओबी आती है, एलओबी लीडरशिप ओवरराइडिंग बोनस, ये वेस्टीज की ताकत है। यहाँ पे सब कुछ पॉसिबल है, आप डिजर्व करते हो 1.5 लाख रुपया, आपका 2.5 लाख रुपया आएगा। 1.5 लाख का चेक पहले 3 महीने वेस्टीज के अंदर मेरी जो आमदनी थी वो लगभग 3.5-4 लाख रुपए थी। अब आप सोचिए 3 महीने में 3.5-4 लाख रुपए मैंने कमा लिया। रैंक मेरा डायमंड डायरेक्टर। मैं कौन से आसमान पे थी? 9वें आसमान पे चल रही थी मैं। और मैंने अपनी अपलाइन से कहा कि सर लिख के ले लो, 6 महीने में मेरा नाम यूथ आइकन भी होगा। अब आप सोचिए जिसका 1.5 लाख का चेक हो, रैंक डायमंड हो, क्या वो 6 महीने में यूथ नहीं बनेगा? क्या लगता है आपको? लेकिन शायद ऊपर बैठी सुप्रीम पावर थी जिसे कुछ और ही मंजूर था। ऊपर उन्होंने गुगली फेंकनी बाकी थी एक, और भगवान कह रहे थे बेटा इतनी जल्दी तो तुझे स्टेज नहीं मिलेगा, कीमत तो अदा करनी पड़ेगी। और मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा चैलेंज आया, जो खाली मेरे लिए नहीं था पूरे विश्व के लिए था, लॉकडाउन। अभी 2 महीने मुझे हुए थे वेस्टीज में आए हुए, मैं अभी मैनेजमेंट से नहीं मिली थी, प्रोडक्ट अच्छे से नहीं जानती थी, कॉम्पनसेशन प्लान की कैलकुलेशन नहीं पता थी, कुछ नहीं पता था, लॉकडाउन लग गया। और मैं 250 लोगों को तैयार करा के लाई थी, क्या बोल के कि मैं तुम्हें ऑफिसेस दिखाऊंगी, यूथ एम्पावरमेंट प्रोग्राम दिखाऊंगी, नए लोगों से मिलवाऊंगी, ऐसे लोगों की लाइफस्टाइल, उनके साथ सेल्फी लेंगे, बड़े प्रोग्राम्स होते हैं, वेस्टीज अवार्ड फंक्शन में जाएंगे। और हम तो पार्कों में काम करने वाले लोग थे। मैंने उन्हें बताया अब हम ऑफिस में बैठ के पूरी चौड़ से काम करेंगे, लेकिन अब मैं उनको यूट्यूब पे दिखा रही थी सर, जूम पे मीटिंग कर रही थी। बहुत सारे लोग जो पहले से वेस्टीज में थे उन्होंने ग्रोथ ली क्योंकि वो मोमेंटम में थे। हम क्योंकि एक फॉरेन कंपनी से माइग्रेट कर आए तो बहुत लोगों का विश्वास टूट गया। 2020 खत्म हुआ और मेरा चेक रह गया 50,000 रुपए, पीवी आधा, लोग आधे। ऐसा लगा किसी ने 10वें माले से फेंक दिया अंडरग्राउंड, ग्राउंड भी नहीं, अंडरग्राउंड। 2021 मोस्ट चैलेंजिंग ईयर ऑफ माई लाइफ। जब मैंने ज्वाइन किया था सर, मैं अपनी VMCM अपलाइन की 12वीं डेप्थ पे थी। डेप्थ समझते हैं आप लोग? 11 LOS थी मेरे ऊपर, 11 अपलाइन थे मेरे। कहते हैं कि बुरे समय ने खूब बताया कौन अच्छा कौन पराया। और जब समय खराब होता है ना, जब टर्ब्यूलेंस आती है, आज हम फ्लाइट में आ रहे थे, टर्ब्यूलेंस आ रही थी, और जो कमजोर दिल के लोग होते हैं ना, उनसे बर्दाश्त नहीं होता। तो जिन अपलाइनों का शॉर्ट टर्म विजन था, उनसे टर्ब्यूलेंस बर्बाद, उनसे बर्दाश्त नहीं हुई और उन्होंने छोड़ना स्टार्ट किया। हर 3 महीने किसी की न्यूज आती, मैं अपनी डाउनलाइन को मोटिवेट करती, कोई नहीं करेंगे, मैं हूं, हम मिलके करेंगे।
फिर किसी की छोड़ने की न्यूज आती, फिर मैं मोटिवेट करती, फिर न्यूज आती, मैं मोटिवेट करती, फिर न्यूज आती, मैं मोटिवेट करती। देखते ही देखते 2021 अंत तक आते आते मैं 5वीं डेथ पे आ गई। कौन सी डेथ? 5th डेथ। मैंने अपने आप को एक बात समझाई कि समय जैसा नहीं रहेगा, कोई बात नहीं, दोबारा से शुरू करेंगे। लॉकडाउन खुलने वाला है, लॉकडाउन कौन सा पूरी लाइफ रहने वाला है। टिके रहो, बने रहो, क्योंकि कुर्सी छोड़ दी, अगर आप पवेलियन से बाहर हो गए तो चौके भी नहीं लगेंगे, छक्के भी नहीं लगेंगे। इसलिए पिच पे बने रहना जरूरी है। जरूरी है कि आप पिच पे बने रहो। यस और नो? बजा लो तालियां, बजाना चाहिए। ओके, 2022 शुरू हुआ और मैंने कसम खाई कि अब मैं कुछ बड़ा करके दिखाऊंगी। और मैं सब तैयार व्यार होके गई, सीएनटी रखी मेरे दिल्ली के हमारे ब्रांच के अंदर, और मैंने 100-125 लोगों को कॉलिंग की कि चलो सीएनटी से शुरुआत करते हैं। मैं ब्रांच में गई और सिर्फ 12 लोग मेरी सीएनटी में आए। 1 घंटा मैंने इंतजार करा कि लोग आ जाएं। 12 लोग मेरी सीएनटी में आए। मैंने पानी पी के सीएनटी पूरी की और मैं आई, किसी तरीके से डाइनिंग रूम में आई, मैं रोने लग गई। 10 तारीख के आसपास वो डेट थी, मैंने चेक देखा, उस महीने का चेक मेरा था 15,000 रुपए। 15,000 का चेक, 12 लोग एक्टिव, 8 अपलाइन गायब। कोई अपलाइन नहीं थी मेरे पास मोटिवेट करने के लिए। कोई नहीं था जो ये कह सके कि मैं बैठी हूं या मैं बैठा हूं, चल तू कर। मत रोना किसी के छोड़ जाने से, साला समय ऐसा ला दो कि मिलने आए तुमसे किसी बहाने। टाइम ऐसा लेके आओ कि वो लोग आपके पास आए और कहे कि हमने क्या हीरा खो दिया। यस और नो? मैंने अपने आप को एक बात समझाई कि मैं करूंगी, मैं डटी रहूंगी, आई विल नॉट गिव अप। कि 12 लोग तो है मेरे पास, ये 12 लोगों की तो मैं उम्मीद हूं, मैं होप हूं। और मैंने प्लानिंग बनाई और मैंने डिसाइड करा अपने माइंड में कि मैं करूंगी बाउंस बैक। क्या करूंगी? क्या करूंगी? खुल के बोलिए मेरे साथ, बाउंस बैक, बाउंस बैक। यस। 2022 स्टार्ट हुआ, 8% की तरह मैंने काम किया। कैसे काम किया? जैसे 8% काम करता है। मैं बहुत लकी थी कि दीपक सर के कांटेक्ट में आई। अपने वीएमसीएम अपलाइन को मैंने कांटेक्ट किया, उनसे मुलाकात हुई एयरपोर्ट पे। मैंने सर के सामने हाथ जोड़ा, मैंने कहा कि सर जिसने जाना था गए, मुझे कुछ करना है। और अब तक मैं 4थी डेथ पे आ चुकी थी। और मैंने कहा सर मैं आपके काफी करीब भी आती जा रही हूँ, और मैं ही हूँ वो जो कुछ करेगा। किसी का जाना बहुत जरूरी है, कोई जाएगा नहीं तो आप ऊपर कैसे आओगे। काम किया जैसे शायद मैंने अपने डायरेक्ट सेलिंग के करियर में पहले दिन किया। बहुत लोगों ने मुझे अप्रोच करा। एक स्क्रीनशॉट मैं आपको दिखाना चाहूंगी, ये मेरे इंस्टाग्राम का एक स्क्रीनशॉट है। इसमें शायद आप अगर थोड़ा सा जूम करें तो आपको दिखेगा ब्लॉग्ड 143। मैं शो ऑफ नहीं कर रही हूं, इतने लोगों के फॉलोअर नहीं होते। 140 और वो 150 लोगों को मैंने ब्लॉक किया। क्यों? जो मेरे धंधे का नहीं, मेरा नहीं। किसी ऐसे इंसान से मैंने कम्युनिकेशन नहीं की जो मुझे मिसगाइड करने की कोशिश करे या मुझे कोई और प्लान दिखाने की कोशिश करे। बहुत लोगों ने मेरे वीक टाइम पे मुझे अप्रोच किया कि ये वीक टाइम, इसका वीक समय है, इसका चेक कम है, इसको अप्रोच करो, इसको माइग्रेट कर लो, कहीं ना कहीं ले जाओ। होता है कि नहीं होता है? आपके वीक टाइम पे ही कहते हैं बुरे समय में ही एक असली लीडर की पहचान होती है। यस और नो? और एक बात मैं अपनी डाउनलाइन को हमेशा समझाती थी कि विकल्प बहुत मिलेंगे मार्ग से भटकाने के लिए, लेकिन एक संकल्प ही काफी है मंजिल तक जाने के लिए। एक संकल्प था ना, इसी स्टेज पे खड़े होकर संकल्प लिया है कि वेस्टीज में बीएमसीएम बनेंगे, लिया है ना? संकल्प है कि बहुत आगे जाना है। जो कहते हैं तू नहीं कर पाएगी, कुछ करके दिखाना है उन्हें। यस और नो? 1.5 साल 2 साल 8% की तरह काम किया, 1% की मीटिंग की, 2% की मीटिंग की। कोई ऐसा संडे नहीं गया जिसमें मैंने सीएनटी नहीं की हो, कोई ऐसा संडे नहीं था। हर संडे ब्रांच में मेरी सीएनटी बुक होती थी। और उसका रिजल्ट ये रहा फ्रेंड्स की 2023 महीना नवंबर मेरा चेक आया वापस से 1.5 लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए, 1.5 लाख का चेक, टाइटल कंप्लीट किया, क्राउन डायरेक्टर, और वापस से क्या किया? बाउंस बैक। मैंने जब गाड़ी ली थी 7 लाख रुपए की बलिनो, तो मेरी मम्मा कहती थी कि मुझे ना खुली छत वाली गाड़ी चाहिए। मेरी मम्मा ही मेरी लाइफ में सबसे बड़ी ड्रीमर है। हमेशा कहती थी कि यार ये वाली गाड़ी लेके आ। 15 लाख रुपए मेरा बजट था। वेस्टीज कार फंड से मैंने टारगेट लिया था कि गाड़ी लेके आऊंगी। 5 गाड़ियां मैंने अपनी माँ को दिखाई, 5 रिजेक्ट कर दी। और एक गाड़ी उन्होंने चुनी जो इससे डबल बजट की थी। उन्होंने कहा लानी है तो यही लानी है, और भी कोई चाहिए मुझे।
और मैंने अपनी माँ को बोला 6 महीने दो आप, 6 महीने के अंदर मैं गाड़ी आपको ला के दूंगी। 6 महीने बीते भी नहीं थे, 5वां महीना खत्म होने से पहले 2023 दिवाली पर मैं 28 लाख रुपए की टॉप मॉडल XUV 700 लेकर आई और अपने परिवार को दे दी। बात ये नहीं है कि मैं ये गाड़ी लेके आई, 28 साल की उम्र में 28 लाख की गाड़ी लेके आई, मुझे इस पे गर्व नहीं है, लेकिन मेरी माँ ने जिस चीज पे हाथ रखी उस गाड़ी को लाने की औकात मैं बना पाई, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। दैट इज एक्चुअली द बिगेस्ट थिंग। ये फोटो देख रहे हो आप, ये मेरी मम्मा है जो चाबी एकदम कस के पकड़ के खड़ी होंगी क्योंकि उसे कोई चाबी ना ले। आप एक बार अपने माँ बाप के सपने पूरे करके तो देखो, कसम खुदा की बच्चे बन जाएंगे वो, और आपको उस दिन बड़ा बनने में बहुत मजा आएगा, बहुत मजा आएगा जब आप उनके सपनों को पूरा करेंगे। गाड़ी खरीदी, मुझे याद है कि मैं 2022 में जब बैठी हुई थी, इसको दिखाने का भी टाइम नहीं है, इसको स्किप कर देते हैं, बहुत सारे फॉरेन ट्रिप्स किए। 2022 में जो लड़की 15,000 रुपए के चेक पे थी, कितने 15,000, 2024 में मैं मैनेजमेंट के साथ स्विट्जरलैंड में थी। 2024 मैंने स्विट्जरलैंड का ट्रिप किया, इस दुनिया के सबसे खूबसूरत देश को छूकर नहीं आई, 5 रातें वहां गुजार के आई। मैं दीपक सर के साथ बहुत सारी फोटोज मैंने खींची और मैं अपना समय याद करती हूँ कि वो टाइम मैं 15,000 रुपीज कमा रही थी। अगर मैंने गिव अप कर दिया होता तो क्या दिन आता, ये दिन आता मेरी जिंदगी में? यस और नो? नो। ये फोटो में आपको थोड़ा सा मैं चाहूंगी आप इस पे गौर फरमाइए। क्यों गौर फरमाइए? क्योंकि जब मैं 2023 में मैंने डिसाइड किया कि मैं अपने आप को चेंज करूंगी, बाउंस बैक करूंगी, तो मैंने ये टारगेट लिया कि मैं केवल बिजनेस वाइज बाउंस बैक नहीं करूंगी, मैं अपनी हेल्थ में बाउंस बैक करूंगी। क्योंकि मैं एक वेलनेस ब्रांड को बिलोंग करती हूँ, हेल्थ बेस्ड बिजनेस कर रही हूँ। अगर मुझे देख के फीलिंग ही नहीं आएगी कि मैं हेल्दी हूँ, कहते हैं ना जो दिखता है वो बिकता है। यस और नो? 2023 में मेरा जो वजन था वो 82 किलो था, 82 किलो की थी मैं ओवरवेट नहीं थी, मैं ओबीस थी। 80 किलो मेरा वजन हो चुका था, बहुत सारे हेल्थ इश्यूज आ रहे थे, अभी इतना समय नहीं है बताने का, और मैंने ये टारगेट किया कि मैं बिजनेस में भी बाउंस बैक करूंगी लेकिन वजन भी कम करके दिखाऊंगी। जो चीज मेरे से 3 साल से नहीं हो रही थी, धीरे धीरे मेरा वेट बढ़ता गया। वेस्लिन वेट मैनेजमेंट के ऊपर मैंने लगभग 2 से 3 महीना स्टडी किया, दिल्ली के अंदर सारी ट्रेनिंग्स अटेंड करी, डाइट बनाई और 5 से 6 प्रोडक्ट्स को मैंने कंज्यूम किया। हमारे वेस्लिन के सारे प्रोडक्ट्स मैंने लिए, वेस्लिन टी लिया, वेस्लिन कैप्सूल लिया, वेस्लिन शेक लिया, अब तो एनर्जी ड्रिंक भी आ गया है, साथ में फ्लैक्स ऑयल को कंबाइन किया। ये 5-6 प्रोडक्ट्स को मैंने सेवन करना शुरू किया। और सीएमडी तो वो तो प्रोडक्ट है ही नहीं, वो तो पानी पी रहे हैं तो सीएमडी तो लेना ही लेना है। यस और नो? पानी मतलब सीएमडी, वो प्रोडक्ट नहीं रहा, वो पानी है। यस और नो? 7 महीनों के अंदर 26 किलो वजन मैंने कम किया, 7 मंथ्स के अंदर 26 kg वेट मैंने कम किया। और ये मेरी फोटो देख सकते हैं, ये मैं ही हूँ। और ये हमारा वेब हुआ था 2023 का, और ये हमारा 2024 का वेब हुआ था। सब मुझे कह रहे थे आपकी छोटी बहन लग रही है। 58 kg आज मेरा वजन है, और मैं अभी सर को बता रही थी कि सर मेरा कोट भी थोड़ा लूज लग रहा है आज, क्योंकि मैं रात को शेक के अलावा कुछ नहीं लेती, ओनली शेक। तो वेस्टीज आपको केवल नाम, शौहरत, इज्जत, पैसा नहीं देता, वेस्टीज आपको स्ट्रॉन्ग माइंडसेट देता है जिससे आप अपनी हेल्थ को अच्छा कर सकते हैं। 26 किलो वजन कम करवाना कोई बच्चे की बात नहीं थी, कोई खेल नहीं था, ये मैं कर पाई क्योंकि मैं यहाँ से बहुत स्ट्रॉन्ग हूँ। और किसने मुझे यहाँ से स्ट्रॉन्ग बनाया? मेरे माइंड को कंट्रोल कर पाई। अभी सर कह के गए ना कि आप अपने शब्दों को, अपने माइंड को कंट्रोल कर पाओ, तभी आप एक लीडर हो, और ये वेस्टीज ने मुझे किया। अभी स्मृति मैम ने बताया कि जो हमारा महिला दिवस हुआ 8 मार्च को, हाँ मैम को अवार्ड दिया गया, मैम के साथ साथ मैं भी वहाँ पे एक अवार्डी थी। ये चीज मेरे लिए कोई छोटी बात नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जब मैं बैठती थी ऐसी छोटी छोटी मीटिंग्स के अंदर पीछे किसी गैदरिंग में, और जब वहां से मैं एक बड़े चेक पे आई, नीचे गिर के 15,000 रुपए पे आ गई, जब ये सारी चीजें मेरे साथ हो रही थी, वहां से उठ के जब ऑल ओवर इंडिया 40 फीमेल्स को चूज किया गया और उसमें मेरा नाम भी था, ये मेरे लिए सपने से कम नहीं है। और बस एक ही बात आप
आपको कहूंगी समय समय की बात है, टिके रहना है। क्या रहना है? टिके रहना है। अगर मैंने बाउंस बैक नहीं किया होता, रीस्टार्ट नहीं किया होता, तो आज ये सारे लोग हमें टिकट खरीद के सुनने नहीं आते। तो क्या करना है लाइफ में? रीस्टार्ट करना है। क्या करना है? रीस्टार्ट करना है, बाउंस बैक करना है। यस और नो? चलिए, थैंक यू सो मच विद दीज वर्ड्स। थैंक यू फॉर बीइंग अ लवली ऑडियंस। और आपको मैं कहना चाहूंगी धन्यवाद সবাইকে, ধন্যবাদ। थैंक यू सो मच। আর এই ভিডিও যদি আপনার ভালো লাগে তাহলে অনেক অনেক শেয়ার করুন। আর আপনি যদি নতুন হন তাহলে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে রাখুন। যখনই নতুন ভিডিও আমি আপলোড করব আপনার কাছে সবার আগে পৌঁছে যাবে। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। উইশ ইউ ওয়েলথ। ভালো থাকবেন।